हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसपे हम लास्ट ईयर के जो हमारे कांस्टेबल के पेपर हैं, लास्ट ईयर के जो पेपर थे उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम 21 अगस्त 2017 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले जो पेपर का सॉल्यूशन हुआ और इस पेपर का जो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, इन सारे पेपरों से हमें एक आइडिया मिला कि लगभग सिमिलर क्वेश्चन जो है हर बार पेपर में पूछे गए हैं, केवल डेटा चेंज करके। तो ज़्यादा आपका जो भी क्वेश्चन था उसका कोई भी किसी भी क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड नहीं है, सभी बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं है। तो आज हम शुरुआत करेंगे 21 अगस्त 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की, और इसमें हम पहले 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 11 से लेकर 20 यानी कि अगले 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट पार्ट में फिर अगले 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था 21 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट के कांस्टेबल के पेपर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा के नाम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से स्टडी अड्डा ऐप जिसका लोगो इस टाइप का आपको दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और सारे के सारे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, भले आप कांस्टेबल की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, लेखपाल की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, एसएससी सीपीओ की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, तो सारे के सारे हर टाइप के सब्जेक्ट के और हर टाइप के कोर्स के लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल हैं। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है। और क्या क्या विशेषता है इस ऐप की, तो आपको बता दें, इसमें सॉल्व पेपर जैसा कि हमने आपको बताया, उसके साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी पैकेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सैम्पल पेपर, प्रश्न बैंक, एनसीईआरटी कॉर्नर यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओलंपियाड कॉर्नर और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, यदि आपके घर में कोई एकेडमिक की तैयारी कर रहा है, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अगर कोई बच्चा है, तो आप यहाँ जाकर वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों का पैकेज एक साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और देखते हैं भाई कांस्टेबल का जो 21 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, उसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है 500 तथा 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से आरंभ या समाप्त होती हैं। मतलब आपको 500 से लेकर 600 के बीच में, 500 से लेकर 700 के बीच में आपको वो संख्या बतानी है जो या तो 6 से आरंभ होती हो या 6 से समाप्त होती हैं। तो चलिए अगर हम शुरुआत करें 500 से लेकर 700 तक की संख्याओं की, तो हम थोड़ा सा मैन्युअली समझते हैं कि सबसे पहली संख्या में 506 मिलेगी, जिसके अंत में क्या होगा, 6 होगा। तो ये 506 जो है वो 6 पर समाप्त होने वाली संख्या है, तो एक संख्या होगी। अगर हम इसके आगे बात करें तो फिर 500 हमें कितनी मिलेगी, 16। यानी कि अगर हम 10 प्लस करते जाएंगे तो हर बार हमें क्या मिलती जाएगी, एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 6 पर समाप्त होगी, ठीक है ना। देखिए इसके बाद इधर आपको कोई संख्या मिलेगी तो आप कहेंगे बिल्कुल 526, 10 जोड़ते जाइए, 536, फिर 10 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 546, फिर 10 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 556, फिर 10 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 566, और फिर से 10 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 576, फिर से 10 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 586, फिर से आप 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 596, और फिर से अगर आप 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 606 पर पहुंच जाएगी बात। तो 596 तक आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको पता है 600 आएगा। अब अगर 4 और इसमें जोड़ देते हैं तो 600, तो अब जो संख्या प्रारंभ होगी वो 600 प्रारंभ होगी, यानी कि 600 आ जाएगी। 600 के बाद 606 होगा, 616 होगा। तो इस तरीके से अब जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी, या तो वो क्या होंगी, 6 से प्रारंभ होंगी या फिर 6 पर समाप्त होंगी, ठीक है ना। तो दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि अब 600 से लेकर 700 तक सारी की सारी संख्याएं 6 से प्रारंभ होंगी। तो हमें समाप्त होने वाली तो देखनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है या तो आपको बतानी है वो संख्या 6 से प्रारंभ हो या फिर 6 पर समाप्त हो। तो 6 पर समाप्त होने वाली संख्या हमने देख ली। अब 6 से प्रारंभ होने वाली, यानी कि यहाँ पर 616 होगा, पहले तो 606 होगा, कितना होगा, पहले तो 606 होगा। तो अब 600 के बाद कौन सी आएगी संख्या, तो आप कहेंगे सर 606 आएगी। उसके बाद
16 आएगी। और इस प्रकार आप जाते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी 696, यानी कि 700 में 4 कम, तो 696 तक। अब हमें देखना क्या है, 696 तक अगर आप पहुंच गए तो 696 तक आपके पास कितनी टोटल संख्या हो जाएंगी, 600 से लेकर 696 तक। तो क्या एक एक के अंतर पे, तो बिल्कुल आप देखिए, आप कहेंगे 606 मत लीजिए सर, 601 भी इसमें इंक्लूड थी। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर ये चीज लिखी गई है कि 600 के बाद 606 नहीं आएगी, 601 आएगी, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई, आपके दिमाग में ये चीज खटक गई थी कि सर 601 भी तो होगी जो 6 से प्रारंभ है, 602 भी तो होगी जो 6 से प्रारंभ है, 603 भी तो होगी जो 6 से प्रारंभ है। तो अब आपको बात समझ में आ गई। देखिए, कुछ गलतियां जानबूझकर अगर की जाए तो वो फायदा देती हैं, और गलतियां ज्यादा की जाएं तो वो नुकसान देती हैं। तो ये चीज आपके लिए फायदे के लिए थी। तो आपको बात समझ में आ गई कि 601, 602 और इस प्रकार कहाँ तक जाएंगे आप, 699 तक भी अगर चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 6 से प्रारंभ होने वाली संख्या मिलेगी। तो यानी कि हमें बात समझ में आ गई कि 601 से लेकर 699 तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 99, क्योंकि 1 से 99 तक 99 और 600 उसमें एक इंक्लूड होगी, तो 100 संख्याएं ये हो गई। 100 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 500 की सीरीज में हमें केवल 10 संख्याएं ऐसी मिली जो 6 पर समाप्त थी। तो 10 संख्याएं तो यहाँ से मिल गई, ओवरऑल कितनी मिल गई 10, और यहाँ से कितनी मिल गई, तो आप कहेंगे सर 100, कितनी 100, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 99 हो गई, और उसमें 600 इंक्लूड कर लीजिए 600, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो आप 100 में 10 जोड़ दीजिए 110, यानी कि 500 और 700 के बीच 6 से प्रारंभ होने वाली या 6 पर समाप्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 110। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी जो है सर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 235 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 10 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए, जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, और हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन और दी है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 235 है। तो चलिए पहले तो इस वाली चीज को हम समझ लेते हैं कि पहली कंडीशन हमें दी है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 235। ठीक है, एक संख्या यदि x है तो दूसरी कितनी है, x माइनस दूसरी y है, सॉरी, एक संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, आपकी y होगी। देखिए, हमें दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, दिमाग में दो चीजें क्या चल रही है, वो शायद आपके दिमाग में भी चल रही होंगी कि आप सर ऐसे भी मान सकते हैं, एक संख्या x मान लें, एक 235 प्लस x मान लें, तो एक संख्या बड़ी हो जाएगी, दोनों का अंतर तो 235 ही रहेगा ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक संख्या x मान लें, मतलब एक ही वेरिएबल में मान के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो दो वेरिएबल में भी मान के कर सकते हैं। पर बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भी आपको कंडीशन दी है कि भागफल 4 आता है और शेषफल 10 आता है। तो पहले हम आपको इससे करके बता देते हैं कि अगर आप दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या आपने x मान ली, दूसरी y, तो उनका अंतर कितना है, 235 है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर दो संख्याओं का अंतर 235 है, ये पहला केस हो गया। इन्होंने बोला बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि आप x में से y को माइनस कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, 235 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब x बड़ी है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो y बड़ी होती। ठीक है ना। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि बड़ी संख्या x है। अब इसको किससे भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या यानी कि y से, तो y भाजक का काम करेगी। और भागफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 4, और शेषफल कितना आ रहा है, 10। ये कैसे आया, तो आपको पता है भाज्य मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर इंग्लिश में ये टर्म्स क्या कहलाते हैं, तो ये होता है डिविडेंड, ये कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड है। भाजक यानी कि डिवीजर कहलाता है, भाजक क्या होता है, डिवीजर होता है। भागफल क्या होता है, कोसेंट होता है, और शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना। यानी कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, जितने बार भाग जाता है वो भागफल कहलाता है, और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए किस संख्या में भाग दे रहे हैं, x में, यानी कि x बड़ी संख्या है।
छोटी संख्या बाई से भाग दे रहे हैं तो भाई क्या है, भाजक है, और भागफल कितना आ रहा है तो क्वेश्चन में लिखा है 4 और शेषफल कितना 10। तो इस माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन और तैयार कर ली कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y प्लस 10। अगर ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y में, और पूरी इक्वेशन अगर y में कन्वर्ट हो गई तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते, क्या हम y का मान नहीं निकाल सकते? तो हम x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या। अगर आप x का मान एक बार में निकालना चाह रहे हैं तो आप वहां से y का मान निकाल कर इसमें रख दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो y का मान यहाँ से आएगा, y बराबर इस तरफ गया x माइनस 235 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि y का मान जब आप रखेंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं यहाँ से, लेकिन आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस 235 है, प्लस कितना है, 10 है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे ये 4x हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल में 2, 4 ती 12, 2 14 की 4 हासिल में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 940 प्लस में कितना है, 10 है, ठीक है। और बराबर में कितना है, x इस तरफ जाएगा तो 4x में से x माइनस होगा तो आप कहेंगे सर 3x बचेगा, और ये कितना बचा, 930 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो गया 930। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 तिरका 9, 3 एकम 3 यानी कि 310। तो बड़ी वाली संख्या हमने x मानी थी वो कितनी निकल कर आ गई, 310। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। इसी को हमने बोला है कि अगर आप एक वेरिएबल में करना चाहते हैं तो ये एक वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाएगा। आप दो वेरिएबल ना मानते हुए केवल एक वेरिएबल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का अंतर 235 है, यानी कि हमने पहली संख्या कितनी मान ली, पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 235 प्लस x कर दीजिए। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो अंतर कितना, 235 आएगा। अब इन्होंने बोला कि बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि अगर 235 में आप किससे भाग देते हैं, 235 प्लस x में, बड़ी संख्या 235 प्लस x है, इसमें यदि छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो x से भाग देते हैं तो भागफल कितना 4 और शेषफल कितना 10 आता है। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ से आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर 235 प्लस कितना हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 10। अब x माइनस होगा 4x में से तो बचेगा 3x, 10 माइनस होगा 235 में से तो बचेगा 225। तो 3 से आप कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 7 21 और 3 5 15। x की वैल्यू आ गई 75, यानी कि छोटी वाली संख्या कितनी निकल आई, 75, क्योंकि x हमने छोटी संख्या को माना। आपको बड़ी संख्या बतानी है तो 235 में आप क्या कर दीजिए, 75 को जोड़ दीजिए। तो 75 को जब आप जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल 1, 10 और 11 की 1 हासिल में 1, तो 310 आपकी बड़ी वाली यानी कि सेकंड संख्या। तो ये आपका आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या कितनी, 310 निकल कर आ गई। आपको बात समझ में आ गई तो आप एक वेरिएबल में भी कर सकते हैं, दो वेरिएबल मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा तरीका देख लेते हैं भाई कि तीसरा तरीका क्या लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन की मदद से जाएं, अगर आप ऑप्शन की मदद से जाएं तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर पहला ऑप्शन हम लेते हैं कि 295 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आपको छोटी संख्या ऐसी माननी पड़ेगी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आ जाए, 235 आ जाए। भाई अगर बड़ी संख्या आपको कितनी दी है, 295 दी है, आप बड़ी संख्या 295 मानते हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, 235। तो आप समझिए इस चीज़ को कि 295 में से यदि आप छोटी संख्या y मानते हैं उसको घटाते हैं तो 235 आपका क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 295 में से अगर आप क्या करते हैं 235 घटाते हैं तो 60 रिजल्ट आएगा, यानी कि छोटी संख्या कितनी है, 60। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। आप बड़ी संख्या में से 235 घटा दीजिए, छोटी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो यदि ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो आपने पहला ऑप्शन अगर 295 लिया, 295 लिया, तो आपके पास क्या मिल गई, बड़ी संख्या 295 हो गई। उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, अंतर को माइनस कर दीजिए तो छोटी संख्या आ गई। देखिए हमने बाकायदा आपको करके बताया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 235 है, तो 22 तरफ जाएगा, 235 295 से माइनस होगा तो y की वैल्यू 60 आ रही है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि अगर दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है और बड़ी वाली संख्या आपके पास है
तो छोटी संख्या कैसे निकलेगी, उसके अंतर को बड़ी संख्या में से आप माइनस कर दीजिए। तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से अंतर को माइनस कर दिया तो छोटी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप बड़ी संख्या को यानी कि 295 को 295 को छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भागफल तो 4 आता है और शेषफल कितना 10 आता है। तो अब आप समझ जाइए कि भागफल का अगर आप इसमें गुणा करके शेषफल जोड़ दें, अगर आपको कितना 295 मिल जाए तो यही आंसर है। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कि 6 से आप भाग दीजिए, 6 चौको 24, 4 बार भाग गया, लेकिन शेषफल कितना बचा, 55 बचा। लेकिन शेषफल तो ये कितना बोल रहे थे कि भाई 10 बचना चाहिए। 6 चौको 24, 4 बार भाग गया यानी कि 240 हो गया। 240 295 से माइनस किया तो शेषफल 55 बचा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 315। तो आपको बात समझ में आ गई कि ऑप्शन के माध्यम से कैसे करना है। अब डायरेक्ट अपने ऑप्शन डी पर आते हैं जो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी से कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि अगर 310 हमने ऑप्शन लिया तो 310 तो क्या है भाई, बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या कैसे आ जाएगी, उसमें से 200 कितना माइनस कर दीजिए, 35 माइनस कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर छोटी संख्या 75 होगी। अब 75 से आप किसमें भाग लगाइए, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो 75 चौको कितना होता है 300 और शेषफल कितना बच रहा है 10, यानी कि भागफल 4 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ऐसे अगर आप भाग ना दे पाए तो पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लें। तो 75 से भाग लगाइए 310 में, तो 75 चौको कितना होता है 300 होता है। ठीक है, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 10, यानी कि भागफल आपका 4 आया और रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना 10 आ गया। तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन की सहायता से भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, 35 तक में से चयनित एक संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रायिकता होती है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। मतलब आपके पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, यानी कि पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं भाई कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर होता है पक्ष में घटना, पक्ष में घटनाएं मतलब इवेंट, पक्ष में घटनाएं, पक्ष में घटनाएं बटे में कितना, तो आप कहेंगे अपॉन में कितना, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अब आप देखिए आपके पक्ष में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि भाई 1 से लेकर 35 तक जो संख्याएं हैं उसमें चयनित एक संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। मतलब आप 1 से लेकर 35 तक में से एक संख्या का चयन करेंगे। अब उस संख्या के अभाज्य संख्या होने की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। तो अब वो अभाज्य संख्या आपके फेवर में कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स की अगर बात करें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्याएं भाई होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ लें, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर मतलब 2 गुणनखंड होते हैं। अगर हम बोलें ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से, एक तो हम बोलेंगे 1 और एक संख्या स्वयं यानी कि नंबर इटसेल्फ, संख्या स्वयं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होती है, केवल और केवल खुद से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे सर एक तो केवल एक से ही विभाजित होती है और किसी से नहीं। 2 अभाज्य संख्या है तो 2 केवल खुद से विभाजित होती है और किसी से नहीं। 3 अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे सर 3 खुद से विभाजित होती है और किसी से नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात फिर से खटक गई कि सर एक को ना ही अभाज्य बोलते हैं ना ही भाज्य बोलते हैं, तो ऐसा रीज़न क्यों है, हम आपको बताते हैं। अगर आपके दिमाग में बात नहीं आई तो आप सुन लें, इस चीज़ को समझ लें अच्छे से कि भाई जो एक है
जो एक है 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होती, ना ही भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कुछ अलग अलग है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई संख्या यदि 1 से डिवाइड होती है और खुद से डिवाइड होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि भाज्य संख्या क्या होती है, अगर हम बोलें को प्राइम नंबर क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, को प्राइम यानी कि को प्राइम से अभाज्य होती है, सॉरी भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम तो सहभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नहीं, प्राइम के बाद भाज्य संख्या की बात करें, ठीक है। अभाज्य होगी मतलब प्राइम नंबर। अब हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की, ठीक है, मतलब जो डिवाइड हो जाती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आपको ये समझनी है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताइए 1 यानी कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो आप कहेंगे सर ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है, ना तो ये भाज्य ना ही अभाज्य। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, वो 1 खुद ही होता है, ठीक है। तो ना तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अभाज्य की, क्योंकि अभाज्य के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है, जबकि भाज्य के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना जरूरी है। तो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद ही। तो इसलिए ना तो 1 को हमने भाज्य की कैटेगरी में रखा, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रखा। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है, 1 जो है, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ लिया कि वो संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारे फेवर में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 1 से लेकर 35 तक, 1 2 3 4 5 6 7, आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करा रहे हैं। इसके बाद 9, फिर आप कहेंगे 10, फिर कितना 11, फिर आप कहेंगे 12, फिर आपके बाद 13 के बाद कितना होगा 14, फिर 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद हम बोले 18 के बाद कितना 19 के बाद 20 के बाद 21। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको चार्ट के बताएंगे अभी कि आपके फेवर में, यानी कि आप बोल रहे हैं कि एक संख्या का चयन करें और वो अभाज्य संख्या हो, तो हमारे फेवर में कितनी अभाज्य संख्या है वो देखनी पड़ेगी ना। टोटल इवेंट तो हमें कुल घटनाएं तो पता है 35 है, क्योंकि 1 से लेकर 35 तक की घटना है, 35 संख्या है, तो 35 में से कुछ भी आ सकती है एक संख्या का जब आप चयन करेंगे तो 35 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, तो कुल घटनाएं तो 35 हैं। लेकिन अभाज्य संख्याओं के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 35 तक कितनी होती हैं वो हमें निकालना है। तो इसके बाद हम बात करें 22, फिर 23, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 24 के बाद बात करें 25 के बाद बात करें 26, फिर 27, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 29, उसके बाद फिर 30, फिर आपसे बात करें तो 31, फिर आप कहेंगे सर 32 के बाद बात करें तो 33 के बाद बात करें तो 34 के बाद बात करें तो 35। ये हमारी टोटल 35 संख्या हो गई। अब इसमें हमें देखना है कि आवाज कौन कौन सी है। तो देखिए, एक तो ना ही आवाज होती है ना ही भाज्य होती है। भाज्य अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 2 यानी कि 2। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो भी आप बोलेंगे 2। यानी कि 2 की 2 विशेषताएं हैं। एक तो क्या है कि वो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, और दूसरी विशेषता क्या है कि वो साथ में ही सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है ना, तो वो साथ में क्या है, सम अभाज्य संख्या भी है। तो 2 की खुद की 2 विशेषता है कि वो एक क्या है, सम अभाज्य संख्या भी है और साथ में भाज्य संख्या भी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप बोलेंगे 2। और अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो भी आप क्या बोलेंगे 2। तो देखिए, हम 1 से लेके 35 तक यानी कि 1 से लेके 35 तक पहले ये देखने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो एक तो 2 हो गया, इसके बाद 3, क्योंकि 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3 खुद अपने आप में। फिर 4 नहीं होगा, 5 के बाद 7 के बाद फिर आपका डायरेक्ट आएगा यहाँ पर 11 के बाद
13 के बाद बात करें तो यहाँ पर 17, फिर 19, इसके बाद बात करें तो 23। देखिए 22 से कैंसिल होता है, 10 से कैंसिल होता है, 21 3 से 7 से कैंसिल होता है, 22 2 से और 11 से कैंसिल होता है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर इसके बाद 27, 28, 20, फिर इसके बाद आएगा 29, क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद 31 और 31 के बाद यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ओवरऑल कितने प्राइम नंबर मिले हमें, तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मिले 11, यानी कि आपके फेवर में यानी कि पक्ष में कितनी घटनाएं हैं, तो टोटल 11। तो हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं होगी, तो आप कहेंगे सर 11। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर प्रायिकता होगी, प्रायिकता बराबर होगी पक्ष में घटनाएं, तो पक्ष में कितनी है, तो आप कहेंगे सर 11, और कुल घटनाएं कितनी है, तो कुल आपकी 35 है, क्योंकि टोटल संख्या 35 है, तो 35। तो यानी कि अगर आप 1 से लेकर 35 तक की किसी भी 1 से लेकर 35 तक की संख्याओं में से किसी भी एक संख्या का चयन करते हैं और उस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको बतानी है, तो वो कितनी होगी 11/35। मतलब 35 में से 11 चांसेस हैं कि वो संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो। क्लियर होगी बात। तो देखिए विस्तारित रूप से अगर आप किसी चीज को समझेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है, दोगुनी है, जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, देखिए यहाँ पे समझना, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि बड़ी संख्या में से 50 को घटा देते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। मतलब सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि दो संख्याएं, एक संख्या दूसरी से कैसी है, दुगनी है। यहाँ पर लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो चलिए ले लेते हैं हम। पहली संख्या हमने ले ली भाई, कितनी है x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2 गुनी, मतलब 2x। ठीक, तो 2x वाली बड़ी होगी कि x वाली, तो आप कहेंगे सर कौन सी बात कर रहे हैं, 2x ही बड़ी होगी क्योंकि दुगनी है। ठीक है ना, तो ये बात तो क्लियर है कि 2x बड़ी होगी x से। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, तो चाहिए हमने घटा दिया 50 से किसको, बड़ी संख्या यानी कि 2x को, तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक आता है। तो छोटी संख्या को कितने में से घटाना है आपको, 40 में से। तो ये जो परिणाम प्राप्त हुआ 50 में से बड़ी संख्या को घटाने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ, जो रिजल्ट आया, छोटी संख्या को 40 में से घटाने पर जो रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट इस वाले रिजल्ट का क्या है, 2 अधिक है। इससे 2 अधिक है। कौन सा वाला रिजल्ट, जब बड़ी संख्या को 50 में से घटाया जाता है, जो परिणाम आता है, छोटी संख्या को जब 40 में से घटाया जाता है, और जब जो परिणाम आता है उससे ये वाला रिजल्ट या ये वाला परिणाम 2 अधिक है। तो बराबर करने के लिए आप इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्लियर होगी बात। अब आप बताइए, अगर आप 2x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 40 और 2 कितना हो जाएगा, तो 42 इस तरफ आ जाएगा, 50 में से माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2x उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का x है तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर x बचेगा, और 42 50 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 8। अब आपसे पूछा क्या गया, छोटी संख्या निम्न होगी, तो हमने x क्या मानी थी, हमने x को छोटी संख्या के रूप में ही लिया था यहाँ पर। तो हमारी छोटी संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो किस ऑप्शन में दिया है 8, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी जो है सर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप तक बात पहुंच गई। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यानी कि क्रमचय का क्वेश्चन है। ये क्रमचय संचय जो होता है ना, तो क्रमचय संचय तो संचय का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहे। वर्जित मतलब लिखा रहता है ना भाई कि यहाँ जाना निषेध है या वर्जित है, मतलब मना है। ठीक है ना, तो 10 लोग थे, उसमें से 2 इस प्रकार के थे कि जिनको वर्जित कर दिया गया, उनका चयन करना ही नहीं है।
वो बैठे जरूर हैं ग्रुप में उम्मीद में कि भाई कभी ना कभी हमारा सिलेक्शन होगा, कभी ना कभी हमें चुना जाएगा। मान के चलिए एक कमेटी है, 10 लोगों में से आपको चयन करना है, तो बेचारे उम्मीद में बैठे तो हैं कि हम 2 लोगों को चयन किया जाएगा, लेकिन चयन करने वाले मन बना के बैठे हैं कि इन दोनों को तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है कि 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है। 10 में से 5 का चयन करना है, लेकिन जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहे, मतलब 2 विशेष को लेना ही नहीं है। जब आपको 2 विशेष को लेना ही नहीं है तो 10 लोग भले ही बैठे हो, तो आपकी नज़र में कितने लोग हैं चयन करने के लिए? 8 लोग हैं, यानी कि 2 को तो आपको लेना ही नहीं है। तो अब आप सिलेक्शन किस में से करोगे? 8 में से 5 लोगों का सिलेक्शन करोगे ना, क्योंकि 2 बैठे जरूर है लेकिन आप उनको दरकिनार कर दिया आपने। बोलते हैं ना दरकिनार करना, मतलब हटा देना एक तरफ से। वो 10 का ग्रुप था, उसमें से 2 अलग ही बैठे हैं, वो 8 अलग 2 अलग, तो उन 2 को तो कभी लेना ही नहीं है। वो हमेशा के लिए सदैव वर्जित हैं, उनका चयन तो करना ही नहीं है। भले ही वो बैठे हैं, वो उनको उम्मीद है कि हमारा चयन होगा, लेकिन उनको नहीं पता है कि चयन कमेटी इनका चयन नहीं करेगी। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो चलिए देखिए, अब बात ये होती है कि 8-10 लोगों में से आपको 5 का चयन करना है और 2 लोग इसमें क्या है? वर्जित हैं। मतलब आप कितने में से चयन करोगे? 10 में से नहीं करोगे आप चयन करोगे 8 में से। 8 में से कितने लोगों का चयन करना है आपको? 5 का। तो 8C5 आपका क्या बनेगा? चयन करने का तरीका बनेगा, सिलेक्शन करने का तरीका बनेगा। अब हम जानते हैं कि भाई NCR फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्रमचय का, सॉरी संचय का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम सिलेक्शन करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 8, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन में n माइनस आर यानी कि 8 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू में कितना? r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो समझ ले कि अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी है 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, दोनों लिखने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल के। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसका मतलब है कि आपको 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1 से लेकर जितना फैक्टोरियल दिया है वहां तक आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास हम बोल दें कि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर 1 और कर दीजिए, क्लियर? तो ये आपका 7 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां तो हमें फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ऊपर तो आपका कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल, एक ही सिंबल बना लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। तो देखिए एक ही सिंबल लेकर चल रहा है 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 5 करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है? 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब समझना 8 फैक्टोरियल को हम खोल रहे हैं किस तरीके से? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू इसके बाद क्या आएगा? 5 4 3 2 आएगा। तो इसको हमने कैसे लिख दिया? इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 5 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को लिखा हमने 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर कितना है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 7 8 कितना हो गया? 56। यानी कि 10 लोगों में से यदि आपको 5 लोगों का चयन करना है और उसमें 2 लोग कैसे हैं? वर्जित हैं, उनका आपको सदैव चयन नहीं करना है, वो सदैव के लिए वर्जित है, तो कितने तरीके से चयन कर सकते हैं आप? 56 यानी कि 56 तरीके से आप उनका चयन कर सकते हैं। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए जो है 56 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर होगी बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे करेंगे? तो देखिए तरीका समझे पहले। किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई के अंश के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं।
तो इसको समझते हैं अपन कैसे। देखिए आप जानते हैं यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है और उसका आप वर्ग करेंगे तो वर्ग में भी इकाई का अंक क्या मिलेगा 1। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या के कोई भी अगर पूर्ण संख्या है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके इकाई का अंक 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसका आप वर्ग करेंगे तो आपको वर्ग में इकाई का अंक 4 मिलेगा। यानी कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई का अंक 4 भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है उसका आप वर्ग करेंगे तो आपको वर्ग में इकाई का अंक 9 मिलेगा। 4 में इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 4 चौको 16 होता है। यहाँ वर्ग की जगह हमने घन लिख दिया है तो आप इसको करेक्शन कर लें, इसको आप वर्ग कर लें। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 में इकाई का अंक 5 मिलेगा। 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। और अगर आप 10 का वर्ग करेंगे यानी कि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो आपको उसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझनी है कि यदि किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग में इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। और देखिए फिर से 6, 9, 4, 1 रिपीट हो रहा है। यानी कि कौन कौन सी संख्याएं या अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो टोटल कितने अंक हो गए तो आप कहेंगे टोटल 6 अंक हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। यानी कि 6 अंक कौन कौन से 0 1 4 6 और 6 5 और 9 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक हो सकते हैं। तो कौन से नहीं हो सकते हैं तो आप कहेंगे सर 2 3 7 और 8 ये जो 4 अंक बचे हैं ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मारें आप। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या इसमें इकाई का अंक 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 4 और 9 हो सकता है। यानी कि हमारे ऑप्शन जो है वो बी और सी में से कोई सा एक रहेगा। अब कैसे करेंगे तो या तो आप अभाज्य गुणनखंड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। किसकी मदद से सॉल्व कर लें अभाज्य गुणनखंड की मदद से सॉल्व कर लें या फिर भाग विधि से सॉल्व कर लें। तो हम पहले ऑप्शन बी लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 228 और 484 ये वाली हमने संख्या ली। इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। भाग विधि में क्या होता है पीछे से जोड़े बनाते हैं, जोड़े बना दिए। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 22 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 बार भाग दिया तो 4 बार भाग चला गया, 16 आ गया, कितना बचेगा 6। एक अगला जोड़ा और उतार देंगे 684 हो जाएगा। 4 को 4 में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है अगर आप 1 लेते हैं तो ये 81 हो जाएगा। 81 का मल्टीप्लाई 1 से तो 81 आएगा। तो हमें नज़दीकी संख्या पर जाना है तो 7 8 56 होता है। तो हम 7 बार भाग दे रहे हैं तो 7 बार भाग देंगे तो 7 7 49 की 9 हासिल में 4, 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 यानी कि 609 आ जाएगा। अगर आप 8 बार भाग देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 8 अड़ियाँ 64 की 4 हासिल में 6, 8 अड़ियाँ 64 और 6 कितना 70 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बार भाग जा रहा 7 बार। तो 7 बार आपने भाग दिया कितना आ गया तो आप कहेंगे सर 609 आ गया। देखिए 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 1 जाएगा तो 7 बचेगा। अगली संख्या फिर उतर जाएगी 84। तो आपने अगली संख्या फिर से नीचे ले ली, 84 नीचे आ गया। अब आप देखिए क्या करेंगे। अब आपको फिर से कौन सी संख्या जोड़नी है जितनी बार आपने भाग दिया था वो संख्या को आप जोड़ दें। तो 7 से भाग दिया था, 7 जोड़ दिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल में 1, 94 हो गया। अब आपको ये वाली संख्या चाहिए तो किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। 4 अगर आप यहाँ लगाते, 1 लगाते, 2 लगाते तो 4 चौको 16 होता है, 3 नहीं होता है, 2 नहीं होता है। तो 9 के समथिंग जाना है आपको। तो हम बोलते हैं भाई 8 लगाइए, यानी कि 8 बार भाग दीजिए। 8 बार भाग देंगे तो 8 अड़ियाँ 64 की 4 हासिल में 6, 8 चौक 32 और 6 38 की 8 हासिल में 3 और 8 नाम 72 और 3 कितना 75। बिल्कुल भाग चला गया, 8 बार भाग चला गया, 8 बार भाग चला गया यानी कि 75, 84 आपका भाग चला गया यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।